हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इधर मित्तल मेंशन में मृत्युंजय के इंद्र से ये पूछने पर कि उन्होंने अपने बड़े भाई की जान क्यों ली, इंद्र मृत्युंजय को बुरी तरीके से घूरते हुए बोले, मृत्युंजय, बेवजह के किसी का मर्डर का इल्ज़ाम मुझ पर लगाना बंद करो। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही डेविड आते हुए बोला, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी ना, करनी न करतूत लड़ने में मजबूत। तो चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। इंद्रवीर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसे गुस्से से बोले, पहले छोड़ो मुझे, वरना अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नित्या नीचे आते हुए बोली, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है डैड। मृत्युंजय इंद्र के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, आज तेरे कारण मेरी बहन सब कुछ सफ़र कर रही है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। इंद्र सब लोगों को अपने खिलाफ देखकर गुस्से में पागल होते हुए बोला, हाँ, मैंने मारा था अपने भाई को, उसकी बीवी को भी मैंने ही मारा था। हर पल मुझे कुत्ते की तरह ऑर्डर दिया करता था। क्या उसे लगता है कि मैं बिजनेस में अच्छा नहीं कर सकता, इसलिए मार डाला उसे। मृत्युंजय इंद्र के चेहरे को झटकते हुए गुस्से से बोला, फेम, पैसा, ताकत उसे मिलती है इंद्र मित्तल, जो उसके लायक होता है। लेकिन तुमने हमेशा दूसरों की तकलीफ दी, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। इंद्र पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हा, तुम मुझे सजा दिलवाओगे? किस बेस पर? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मृत्युंजय सारंग की मैंने कशिश के माँ और आपको मार डाला। नित्या इंद्र की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मैं हूं ना डैड, मैं बताऊंगी पुलिस को कैसे आपने बुआ को मार डाला, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए। बड़े पापा और बड़ी माँ की जान ले ली, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए। मैं बताऊंगी सब कुछ पुलिस वाले को। रागिनी नित्या को गुस्से में घूरते हुए चिल्ला कर बोली, क्या इस दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था कि एक दिन नाग बनकर मुझे ही डसे? वैशाली रागिनी के बालों को कसकर पकड़ उसके चेहरे को अपने पास करके बोली, हमारी एक बात कान खोलकर सुन, औलाद पैदा करने से कुछ नहीं होता, उसके माँ बाप बनना पड़ता है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसी घर की बेटी होने के बावजूद हमारी परवरिश लाख गुना बेहतर हुई है। इंद्र वैशाली को नफरत भरी नज़र से घूरते हुए बोला, काश मैंने तुझे उसी दिन मार दिया होता तेरी माँ के कोख में, तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता। नित्या इंद्र की बात पर बोली, मुझे मार देना चाहिए था डैड, कम से कम मुझे इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती कि आप जैसा इंसान मेरे माँ बाप हैं। ये कहते हुए नित्या रोना शुरू कर देते हैं। वही मृत्युंजय इंद्र के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मार देता है, जिससे इंद्र का एक दांत टूटकर नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बुरी तरीके से खून निकलने लगता है। मृत्युंजय इंद्र के जबड़े को कसकर पकड़ अपने दांत पीसते हुए बोला, जी तो चाहता है अभी सच में तुझे जान से मार दूं, और मैं यही करूंगा, लेकिन बस थोड़ा वेट कर, तेरे उस चमचे को भी तेरे साथ भेज रहा हूं, और जो तूने बुआ और शहाना दी के साथ किया था ना, उसका हिसाब भी बराबर करना है। इंद्र की आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। उसे तो मृत्युंजय की कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। उसके कान में बस घंटियां बज रही थी, जैसे वो बहरा हो गया हो। रागिनी अपने पति की हालत देख गुस्से में चीखते हुए मृत्युंजय से बोले, जैसे आज तुमने मेरे पति की हालत की है ना, अगर एक दिन मैं तुम्हारे परिवार की वो हालत ना किया तो मेरा नाम भी रागिनी। वैशाली ने रागिनी के हाथ को मोड़ दिया था, जिस कारण उसकी चीख निकल गई थी। वैशाली रागिनी के हाथ को मजबूती से मोड़ते हुए शौर्य से बोली, नित्या को यहाँ से लेकर जाओ। नित्या वैशाली के हाथ को पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ दीदी, मुझे नहीं जाना। वैशाली नित्या को घूर कर बोली, हमने कहा ना, जाओ यहाँ से, हमारे काम के वक्त
में हमको इमोशनल ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद। रागिनी नित्या की तरफ देखते हुए इमोशनल टोन में बोली, नित्या, मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा, तुम इस तरीके से हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो, वो भी इन हैवानों के हाथों। वैशाली रागिनी के बाल को और कस के पकड़ते हुए बोली, साली, आज बहुत ममता जग रही है, और उस दिन कहाँ थी वो ममता जब तुम्हारा पति इसके गाल पर तमाचा जल रहा था, बुखार से 2 दिन 3 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और मम्मा पापा बोलकर चिल्लाती थी, तब कहाँ पे ऐश करने जाती थी बता। रागिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, ये हमारे घर का मामला है। वैशाली रागिनी को छोड़कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, हमारा पति इस प्रॉपर्टी को हमरे नाम कर देगा ना। मृत्युंजय वैशाली के सवाल पर उसे घूरते हुए बोला, तुम सच में पैसों की लालची हो यार। वैशाली अपने दांत पीस कर बोली, हमको आपका लेक्चर नहीं सुनना, हमको ये सुनना है कि हमारा पति इन सारी प्रॉपर्टी को हमारा नाम कर सकता है या फिर नहीं। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मित्तल खानदान के प्रॉपर्टी का 10% ऑलरेडी तुम्हारा नाम पर है, और क्या चाहिए तुम्हें। वैशाली कैलकुलेट करते हुए बोली, मित्तल खानदान की कंपनी 500 करोड़ की है और ये घर 100 करोड़ का, जमीन जायदाद मिलकर 200 करोड़ का, मतलब कुल मिलाकर 800 करोड़ का 10% मतलब 80 करोड़। ये तो हमारे पति के धूल बराबर भी नहीं है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, फाइन, अपने पति से बात कर लेना। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखते ही इंद्र वीर से छूटने की कोशिश करते हुए उसके पैर पर लात मारता है और जल्दी से उसकी गन को उठा लेता है। ये देखकर वैशाली अपने गन को मजबूती से पकड़े वीर से बोली, तुमको साला एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं हो सकता ना। रागिनी इंद्र की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से इस वैशाली को गोली मारो, सबसे पहले इसे ही मारो। इंद्र रागिनी की बात पर हंसते हुए उसकी तरफ गन पॉइंट करके बोला, हा 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 हा, नहीं, तुझे गोली मारूंगा, क्योंकि जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी ज़िंदगी तबाह करके रखी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यही रागिनी इंद्र को हैरानी से देखते हुए बोली, इंद्र, तुम क्या कर रहे हो? मैंने हर चीज़ में तुम्हारा साथ दिया है, तुम मुझे मारना चाहते हो? इंद्र पागलों की तरह हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तेरे कारण ही मैंने अपने भाई और भाभी को मारा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर इंद्र 2 गोली रागिनी पर चला देता है। नित्या ये देखकर डर से चिल्ला उठती है। भले ही माता पिता कैसे हो, लेकिन एक बच्चे के लिए वो उनकी पूरी दुनिया होते हैं। वैशाली आगे बढ़कर नित्या की आंखों पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगा लेती है तो वैशाली को गले लगाकर नित्या जोर जोर से रोने लगती है। इंस्पेक्टर जल्दी से अपने कांस्टेबल के साथ अंदर आ इंद्र को पकड़ लेते हैं और इंद्र के हाथ से गन को लेकर रेस्क्यू के लिए रख देते हैं। इंद्र ताली बजाते हुए बोला, मैंने उसे मार डाला, अब कोई कुछ नहीं करेगा। मर गई वो गंदी लड़की थी बहुत, मैंने अच्छा किया, मैंने उसे मार डाला। डेविड इंद्र की कंडीशन को देखते हुए मुंह बनाकर बोला, बड़ा बुढ़ा सठिया गया है, नाटक कर रहा है। मृत्युंजय इंस्पेक्टर से बोला, इसे लेकर जाओ। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को इशारा करते हैं तो कांस्टेबल इंद्र को हथकड़ी पहनाकर मेंशन से बाहर ले जाते हैं। तभी एम्बुलेंस भी आती है और रागिनी की लाश को वहां से लेकर चली जाती है। इंस्पेक्टर उन लोगों को जाने के बाद मृत्युंजय से बोले, मिस्टर सारा, उन्होंने अपनी वाइफ को खुद मारा है, लेकिन हम चाह कर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये बताया जाएगा कि वो दिमागी रूप से मरीज है। डेविड एक पेन ड्राइव इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाकर बोला,
इसमें इंद्र मित्तल के सारे करतूतों का पिटारा है, इसे कोर्ट में जमा कर देना। इंस्पेक्टर डेविड के हाथ से पेन ड्राइव लेकर अपना सिर हिलाते हुए बोले, यश मिस्टर खुराना। इतना कहकर इंस्पेक्टर उन लोगों से इजाज़त लेकर वहाँ से चले जाते। मृत्युंजय किसी गहरी सोच में खो गया था। उसे खोया हुआ देखकर डेविड उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप जो सोच रहे हो वही करना है? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, जब एक गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा करने की कोशिश करती है तब उस गंदी मछली को ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए। नित्या रोते हुए बेहोश हो जाती है तो शौर्य जल्दी से उसे पकड़ लेता है और सोफे पर लेटा देता है। वैशाली नित्या के सुर्ख पड़ चुके चेहरे को देखते हुए बोली, माँ के जाने पर इतने दुखी और जब बाप मरेगा तब। मृत्युंजय वैशाली की बात को सुन उसे देखते हुए बोला, अब तुम किसी भी खतरे को अपने सिर नहीं लोगी। ये सुन वैशाली मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अब हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। मृत्युंजय वैशाली की बात पर उसके सिर को थपथपा कर बोला, अब ज़्यादा गुंडागर्दी मत करो वरना तुम्हारा बच्चा भी वही सीखेगा। फिर मुझे मत कहना कि वो बहुत बदतमीज है। वैशाली मृत्युंजय की बात पर मुंह बना कर बोली, हमारा पति बहुत सीधा है और हमारा बच्चा भी वैसा रहेगा। ये सुन मृत्युंजय वीर की तरफ देखते हुए बोला, आज तो हमने मुझे कॉल करके बुला लिया, दोबारा अगर ये गुंडी कहीं जाने के लिए कहेगी तो जाने की ज़रूरत नहीं है। वीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं आपकी बात समझ तो गया, लेकिन उनका क्या करना है? मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, किनका क्या करना है और कौन बचा है? वीर वैशाली की तरफ देखने लगता है तो वैशाली इधर उधर देखने लगती है, जिसे देखते हुए मृत्युंजय सख्त आवाज़ में कहता है, वैशाली और क्या तमाशा किया है तुमने? मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज़ पर वैशाली उसे देखते हुए बोली, हमारी गलती नहीं है, वो बुआ सासू बहुत ज़्यादा बोल रही थे इसलिए बस उनको ठिकाने लगा दिया। मृत्युंजय अपनी आंखें बड़ी करके बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर इस बारे में दादू और दादी को पता चला तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। वैशाली मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, क्या दिक्कत होगी? हमको कोठे वाली कहा उसने, हम ऐसे ही छोड़ देंगे का उसको? डेविड वैशाली की बात पर उसे देखते हुए बोला, और मेरे नाक के पीछे से तुमने उस बुढ़िया को किडनैप कैसे करवा दिया? तुम्हारी 50 आंखें हैं का जो सब तरफ देखत फिरत हो? वैशाली ने डेविड को घूर कर कहा। रौनक उन लोगों के बीच में आते हुए बोला, मैंने बॉस को कॉल करके सब कुछ बता दिया है और वो लोग स्विट्जरलैंड से निकल चुके हैं। रौनक की बात सुन वैशाली मृत्युंजय से बोली, हम अपनी बहन को ले जा सकते हैं ना? ये सुन मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है अपनी सौतेली बहन पर। वैशाली कुछ सोच कर बोली, काहे कि हमको माँ और बाप का प्यार नहीं मिला। नित्या के पास सब कुछ थे लेकिन फिर भी उसको नहीं मिला, इसलिए हमको हम दोनों का कंडीशन एक जैसा लगत है। मृत्युंजय वैशाली की बात पर डेविड से बोला, बुआ को लेकर आओ और वहाँ हाँ ख्याल रहे घर में आकर बिल्कुल भी जुबान ना खोले। वो डेविड अपना सिर हिला देता है, तभी वीर का फ़ोन बजने लगता है। वीर अपना फ़ोन निकाल कर देखता है जिसमें उसके बॉडीगार्ड का कॉल आ रहा था। वीर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो क्या हुआ? दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड उसे कुछ बताता है, जिसे सुन वीर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। वीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए वैशाली बोली, का हो गया?
तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई क्या? वीर इरिटेट होकर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बुआ को कुछ लोग उठाकर ले गए। ये सुनकर वैशाली थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं मृत्युंजय डेविड की तरफ देखते हुए कहता है, सब कुछ समेटो और सारंग विला जाओ। वैशाली मृत्युंजय की बात पर बोले, हमको तो 100% यही लगता है कि बुआ सासू घर गई होगी। वैशाली की बात सुन मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल शेख को कॉल करता है। दूसरी तरफ से शेख कॉल अटेंड करते हुए बोला, यस बॉस। मृत्युंजय शेख की आवाज़ पर बोला, अगर दामिनी भाटिया आसपास भी नजर आए उसे अंदर जाने मत देना। ये सुन शेख थोड़ा झिझक कर बोला, आई एम सॉरी बॉस, लेकिन कुछ देर पहले ही मैम अंदर गई है। जिसे सुन मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बना ओके कहकर कॉल कट कर देता है। सभी लोग मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं तो मृत्युंजय वैशाली से कहता है, तुम कुछ करने से पहले पूछती क्यों नहीं हो? वैशाली एटीट्यूड से बोली, हम काहे पूछें? मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर डेविड से बोला, सारे एविडेंस लेकर सारंग बिल्ला आओ। इतना कहकर मृत्युंजय वैशाली को एक नज़र देख मित्तल मेंशन से बाहर चला जाता है। वैशाली मृत्युंजय के जाने के बाद वीर से नित्या की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसे लेकर हमने पीछे आओ। रौनक वैशाली की बात पर बोला, हम हैं यहाँ पर, हम मैडम की देखभाल कर लेंगे और शाम तक बॉस आ जाएंगे। वैशाली रौनक की बात पर बोली, अरे चपटगंजू, हम उसकी बहन हैं, इसलिए हम उसको लेकर जाना चाहते हैं। अपना हाथी वाला दांत बीच में घुसाना बंद करो। इतना कहकर वैशाली वीर की तरफ देखती है और मेंशन से बाहर चली जाती है। वीर जाकर नित्या को अपनी बाहों में उठाकर मेंशन से बाहर चला जाता है। डेविड एक नज़र उन लोगों पर डालने के बाद उनके पीछे चला आता है। उन लोगों के जाने के बाद शौर्य रौनक से बोला, थैंक गॉड कि मैं सही टाइम पर आ गया। रौनक शौर्य के सिर पर मारते हुए बोला, इडियट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? शौर्य रौनक की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, आपको आपके काम से फुर्सत मिले तब जाकर आप किसी पर ध्यान दोगे, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे नित्या की फिक्र हो रही है। रौनक शौर्य के गले में अपना हाथ डालते हुए बोला, तुम नित्या को इतना पसंद करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? शौर्य हताश होकर बोले, उसे पता है सब कुछ, लेकिन वो किसी और को पसंद करती है, इसलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा। रौनक शौर्य की बात पर बोला, डोंट वरी, मैं बॉस से बात करूँगा। शौर्य हल्का से मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, एक तरफा प्यार की भी एक कीमत होती है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर रौनक कंफ्यूज होकर बोला, एक तरफा प्यार की कोई कीमत नहीं होती। शौर्य रौनक से दूर हो जाते हुए बोला, जब प्यार करोगे ना तब पता चलेगा कि एक तरफा प्यार में भी एक अलग सा सुकून है। इतना कहकर शौर्य मेंशन से बाहर चला जाता है। रौनक उस जाता हुआ देखने के बाद एक गहरी सांस ले उस जगह को देखता है जहाँ पर रागिनी की लाश थी। फिर जल्दी से खुद भी मेंशन से बाहर चला जाता है। सारंग विला का माहौल बहुत गर्म था। महक बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और दामिनी के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे, जिस कारण उसका पूरा चेहरा सूजन हो गया था और वो बिना किसी भाव के सोफे पर बैठी हुई थी। सावित्री जी दामिनी को देखते हुए बोली, दामिनी, कुछ बताओ तो सही, तुम जब से आई हो बस चुपचाप बैठी हुई हो। दामिनी सावित्री जी की बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देख रविंद्रनाथ जी दामिनी से बोले, मौन व्रत धारण कर रखा है क्या? बोल तो सही, तुम्हारी हालत किसने की ऐसी?
शिवराज भी दामिनी से बोला, दीदी बताओ तो सही, किसने किया ये सब? विप्लव दामिनी को गौर से देखते हुए विकल्प से धीरे से बोला, इनके गाल तो ऐसे सूजे हुए हैं जैसे लाल पूरी पककर दिखता है। विकल्प विप्लव के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, चुप रह खरगोश, यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। अगर कुछ भी हुआ ना तो हम लोगों को ही दिक्कत जाएगी। वैदिक विकल्प की बात पर बोला, लेकिन जिसने भी मारा है ना बुआ को वो बहुत अच्छा होगा, हमेशा जहर उगलती रहती है। विकल्प उन दोनों के मुंह पर हाथ रखते हुए दामिनी को देखने लगता है। न जाने क्यों विकल्प को अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था। तभी मृत्युंजय वैशाली विला के अंदर आते हैं। वैशाली अंदर आने लगती है तो दामिनी चिल्लाते हुए कहती है, रुको तुम। दामिनी के अचानक चिल्लाने से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैशाली ठंडी नज़र से दामिनी को देखते हुए उसके कहने के बावजूद अंदर आ जाती है। अमृत वैशाली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और दामिनी से कहता है, आप कौन होती हैं मेरी बीवी को हमारे घर के अंदर आने से रोकने वाले? दामिनी मृत्युंजय की बात पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम दोनों की शादी सच में जबरदस्ती हुई थी या फिर कोठे में जाकर पहले से ही रसलीला चल रही थी तुम दोनों की? दामिनी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही राजेंद्र जी दामिनी की बात पर गुस्से से बोले, जुबान को लगाम दो दामिनी, तुम इस तरीके से मेरे बेटे और मेरी बहू पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। दामिनी राजेंद्र जी के बात पर अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको दिख रहा है मेरा चेहरा? इस कोठे वाली ने मेरा ये हालत किया है। महक जब इतनी तेज तेज आवाज़ को सुनती है तब उसे डर लगने लगता है, जिस कारण मृत्युंजय दामिनी को घूरते हुए कहता है, चुप रहिए। दामिनी चिल्लाते हुए बोली, मैं क्यों चुप रहूं? आज जो हालत मेरी हुई है इसकी जिम्मेदार आप खुद हो। मृत्युंजय ये उसकी बात को बीच में काटकर गुस्से से कहा। दामिनी रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा आप देख रहे हैं अपने इस पोते को इस प्रोस्टिट्यूट के लिए मुझे बहस कर रहा है। अमृत गुस्से में चिल्लाकर बोला, बकवास करना बंद कीजिए वरना मैं लिहाजा भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बरी हो। आप होती कौन हो मेरी वाइफ के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? दामिनी सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोली, आप देख रही हो माँ मुझसे कैसे बात कर रहा है ये? सावित्री जी सब लोगों को घूरते हुए बोली, सभी अपना मुंह बंद करके रखो। दामिनी बेवजह ऐसे इल्जाम नहीं लगाएगी। मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, तुम कमरे में जाओ। महक जो कि हैरानी से सब कुछ देख रही थी मृत्युंजय की बात पर बोली, क्यों? मैं क्यों कमरे में जाऊं? मुझे भी जानना है सब कुछ। मृत्युंजय इस बार सख्त आवाज में बोला, मैंने कहा कमरे में जाओ महक। दामिनी ताली बजाते हुए बोली, बहुत अच्छा। मृत्युंजय अपनी और अपने भाई के बीवी के बीच में रंगरलिया तुम्हारे बीवी के सामने न आए, इसलिए अपनी बीवी को कमरे में भेज रहे हो। मृत्युंजय के हाथों के नस नजर आने लगते हैं। वही महक हैरानी से दामिनी की तरफ देख रही थी। अमृत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। दामिनी अमृत की बात पर बोली, क्यों? जब कोई तुम्हारे घर वालों को असलियत बताता है तब तुम सबका मुंह तोड़ते हो। तुम्हारी बीवी एक कोठे वाली है, वो कोठे वाली बताओ घर वालों को। तभी एक जोरदार तमाचा दामिनी के गाल पर पड़ता है। दामिनी अपने गाल पर हाथ रखे सामने देखती है तो रचना बुरी तरीके से उसे ही घूर रही थी। रचना अपने दांत पीसते हुए बोली, जुबान पर लगाम देकर बात कीजिए। मैं अपने घर में ये सब बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दोबारा अगर मेरे घर की बहू पर ऐसी घटिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की
तो दोबारा कभी इस घर में कदम मत रखिएगा। सावित्री जी रचना को गुस्से से घूर कर बोले, रचना बहू, तुम इस तरीके से अपनी ननद पर हाथ नहीं उठा सकती। रविंद्रनाथ जी सावित्री जी के बात पर बोले अगर वो किसी की इज्जत पर तमाचा मार रहे हैं तो उसके गाल पर तमाचा पड़े तो इसमें क्या बुरा। ये सावित्री जी रविंद्रनाथ जी के बात पर उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, आपको अपनी बेटी की बात पर यकीन नहीं है। रविंद्रनाथ जी सावित्री की बात पर बोले, विक्रम महज 12 साल का था जब दामाद जी के बिजनेस में लॉस होने के कारण तुम्हारी बेटी उसके घर को छोड़कर जाकर अपने मायके में बैठ गई थी। तो तुम बताओ कैसे मैं उस पर यकीन करूं। एक औरत जो घर को जोड़ कर रखती है, लेकिन तुम्हारी बेटी ने हमेशा घरों को तोड़ा है और तुम चाहती हो कि मैं उस पर यकीन करूं। दामिनी रविंद्रनाथ जी के बात पर गुस्से से बोली, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी उस 2 कौड़ी के बिजनेसमैन से करवाया था। रचना दामिनी की बात पर बोली, अगर आपको इस घर में रहना है तमीज से रहो, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा बेइज्जत और बदतमीजी लोगों के लिए खुले हुए हैं। दामिनी रचना की बात पर उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे निकालोगे मेरे घर से। मैं इस घर की बेटी हूँ। इस घर में मेरा ही उतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है। मृत्युंजय दामिनी की बात पर उसमें अपने दांत पीसते हुए बोला, निकल जाइए इस घर से, और याद रहे मेरे जीते जी आप इस घर में कभी अपने कदम नहीं रख सकती। दामिनी मृत्युंजय की बात पर उसे घूरते हुए बोली, मैं क्यों जाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाले। तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने ला रही हूँ तो तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो। महक जो अब तक शांत खड़ी थी दामिनी से बोली, आप इस तरीके से किसी के भी कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकती बुआ जी। दामिनी हंसते हुए बोली, हाँ, तुम किसके लिए खड़ी हो रही हो महक। उस आदमी के लिए जिसने खुद अपनी पहली औलाद को मार डाला। दामिनी ने एक बार फिर से बम ब्लास्ट किया था, जिस कारण सभी लोगों के कान में मानो शून्य रह गए थे। महक फटी आंखों से दामिनी को देख रही थी। उसके हाथ खुद अपने पेट की तरफ चले जाते हैं। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, शेख अंदर आओ और इस कचरे को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंको। मृत्युंजय के बुलाने पर शेख सारे बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाता है और दामिनी को पकड़ लेते हैं। दामिनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, आज मैं इन सब की सारी असलियत सामने लाकर रहूंगी। मृत्युंजय शेख की तरफ देखते हुए बोला, इसे उठाकर बाहर फेंक दो और याद रहे ये अंदर ना आने पाए। दामिनी मृत्युंजय की बात सुन महक से बोली, महक होश में आओ, तुम्हारा पति कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है। वो न जाने कितनों की जान लेता है। तुम्हें कल्पित याद है जिसने तुझे पार्टी में बदतमीजी किया था, उसने मार डाला। डॉक्टर सक्सेना को उसने जान से मार डाला। मृत्युंजय अपनी गन निकालकर दामिनी के ऊपर तानते हुए बोला, तो अब मैं तुम्हारा राम भी सत्य कर देता हूँ। शोभित मृत्युंजय को पकड़ते हुए बोला, ब्रो ये आप क्या कर रहे हो, सभी लोग देख रहे हैं। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए डरी आवाज में बोली, आप सबको मार डाला। मृत्युंजय निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, इसे लेकर जाइए यहाँ से। निर्जला की सर्द आवाज पर महक के पास आकर बोली, महक चलो बेटा कमरे में, यहाँ पर मत रहो। महक निर्जला से खुद को छुड़ाते हुए मृत्युंजय से बोली, आपने उन सबको मार डाला, आपने मेरे बच्चे को मार डाला, क्यों किया आपने ऐसा। ये कहते हुए महक पैनिक हो रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।